हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। तो गति में हमारे इतने टॉपिक आते हैं, जैसे पहला हो गया गति, उसके बाद फिर सदिश, अदिश, दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है गति, तो गति क्या होता है? तो समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु एक रास्ता है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ पे 2 बजे रखी हुई थी, अब 2:05 पे ये यहाँ पे आ गई, 2:05 पे यहाँ पे आ गई। 5 मिनट में ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? तो अपनी जगह से 5 मिनट में यहाँ से यहाँ के परिवर्तित हुई, तो मतलब इस वस्तु ने इतनी गति की, 5 मिनट में यहाँ से आके यहाँ आ गई। तो समय के साथ, समय जैसे समय बदलता है वैसे उसके साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। अगर जैसे मैं यहाँ से चल के आगे चला जाऊं तो मैं गति कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह से अपनी जगह बदल रहा हूँ। तो जो भी अपनी जगह बदलता है उसको हम कह सकते हैं कि वो गति है कर रहा है। अब वो किताबी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि जैसे मान लो कोई आदमी ट्रेन से सफर कर रहा है, ठीक है। अब ट्रेन से सफर कर रहा है तो ट्रेन में वो आदमी बैठा है, वो बाहर देखेगा तो उसको पेड़ चलते हुए दिखाई देंगे, पेड़ चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पेड़ क्या सच में चल रहे हैं? नहीं चल रहे, पेड़ स्थित हैं। लेकिन अगर हम खुद को देखें तो हम भी ट्रेन में गति नहीं कर रहे हैं, तो आखिर फिर चलता कौन, चल कौन रहा है? तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो अगर हम गति की सही परिभाषा लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने आसपास की वस्तु के अनुसार स्थिति में परिवर्तन। परिवर्तन अपने आसपास की वस्तुओं के अनुसार स्थिति में परिवर्तन, मतलब कि जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं कैसी है। जैसे मेरे आसपास दीवार है, तो अभी दीवार रुकी रहेंगी जब तक मैं रुका रहूंगा। लेकिन जैसे ही दीवार मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो दीवारें तो रुकी हुई हैं, लेकिन दीवारों की तुलना में मैं चल रहा हूँ। तो मैं अपनी आसपास की वस्तुओं के हिसाब से मैं गति कर रहा हूँ ना, मतलब अपनी आसपास की वस्तुओं की तुलना में मैं अपनी स्थिति छोड़ रहा हूँ। अपनी स्थिति, स्थिति क्या होता है? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरी स्थिति है। अगर मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा तो मैं यहाँ से वहां चला जाऊंगा, तो मेरी स्थिति यहाँ से वहां हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। लेकिन अपनी आसपास की वस्तुओं को, अब जैसे ट्रेन वाला उदाहरण है, तो ट्रेन में ये पेड़ देखेंगे तो हम पेड़ चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अपनी आसपास की स्थिति में वो पेड़ चलते हुए दिखाई देंगे। अर्थात पेड़ तो रुके होते हैं, मतलब हमारी आसपास की वस्तुएं चल रही हैं। ये हम कह सकते हैं कि हमारी आसपास की वस्तुएं जो है चल रही हैं और जो ट्रेन है वो रुके हुए हैं। अब हम खुद को देखेंगे तो हम अपनी आसपास की वस्तुओं में देखेंगे तो ट्रेन में जो सीटें लगी हुई हैं वो चल नहीं रही है, ट्रेन में जो पंखा ऊपर लगा होता है वो भी चल नहीं रहा। तो ट्रेन, अगर हम खुद की तुलना ट्रेन से करें तो उसमें फिर हम न खुद को गतिमान कह सकते हैं न ट्रेन को गतिमान कर सकते हैं, मतलब कि दोनों ही रुके हुए हैं। लेकिन अगर हम खुद की और ट्रेन की तुलना जमीन से करें, पेड़ों से करें, तो अर्थात कि जमीन की अपेक्षा हम लोग गति में कर रहे हैं। जैसे अक्सर ये आपने प्रचलन सुना होगा कि लोग कहते हैं कि स्टेशन आ गया। स्टेशन आता नहीं है, हम लोग खुद ही स्टेशन पे जाते हैं। ये बात गलत ही बोली जाती है कि स्टेशन आ गया। स्टेशन कभी नहीं आता, हम लोग खुद चल के स्टेशन के पास जाते हैं। तो गति समझ में आ गया। अपनी आसपास की वस्तुओं के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे सदिश। इतना समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे मुझे सदिश भी पढ़ाना है। हाँ, अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है सदिश। सदिश आती है जिसमें परिमाण, अब कुछ लोग कहेंगे परिमाण क्या होता है, तो
एक बता रहा हूँ परिमाण, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। मतलब कि परिमाण, परिमाण क्या होता है? जैसे हम बाजार से गए 1 किलो चीनी लेके आए, तो जो हमारा परिमाण होगा वो 1 किलो हो जाएगा। जो 1 किलो है वही हमारा परिमाण है। जैसे मैं यहाँ से अपने गांव गया 40 किलोमीटर दूर, तो जो 40 है, जो हमें संख्या है हमारे पास, वो 40 किलोमीटर जो है 40, वही हमारा परिमाण होगा। अब हम दूध लेते हैं, तो जैसे 1 लीटर दूध लिया, तो जो 1 लीटर है वही हमारा परिमाण होगा। मतलब कि जो संख्या होती है जिसमें हम उसको नापते हैं, जैसे दूरी मीटर में नापी जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ इतने मीटर कोई वस्तु गई। जैसे ये यहाँ से मार्कर से, बोर्ड से, और यहाँ कैमरे की मान लो 4 मीटर लंबाई है, तो यहाँ से वहां तक की 4 मीटर लंबाई है, तो यही जो 4 मीटर है, यही जो हो गया हमारा परिमाण हो गया। तो परिमाण वो होता है जिससे हम उसको नापते हैं, जैसा रहता है। जैसे अगर लीटर रहेगा तो उसको, मतलब कोई लिक्विड रहेगा तो उसको हम लीटर में नापेंगे, और जैसे कोई वजन करना है तो उसको हम किलोग्राम में नापेंगे, जैसे कोई दूरी है तो उसको हम मीटर में नापते हैं। ठीक, तो परिमाण समझ में आ गया होगा। अब दिशा मैंने पहले ही बता दी है कि अगर उसकी अपनी कोई दिशा होती है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस पे मुझे दबाव डालना है, तो मैं इधर से धक्का दे रहा हूं, तो मैं इसकी दिशा, इस दिशा में धक्का दे रहा हूं ना, तो मेरी इसकी दिशा है ना, तो यही दिशा होती है कि मतलब मार्कर की दिशा बोर्ड की ओर है, तो इसमें दिशा है। लेकिन अब बोलो जैसे टेम्परेचर, मतलब जैसे बुखार जिससे नापा जाता है थर्मामीटर, तो उसमें डिग्री सेल्सियस में बताता है। तो क्या जो ताप होता है, ताप समझ रहे हैं? जो जैसे अगर तवा गर्म हो जाए तो उसको छुओ तो वो हमें जला देता है, तो वही ताप होता है। मतलब टेम्परेचर, जो हमें गर्मी लगती है वही। तो क्या ताप की कोई अपनी दिशा होती है? खुद सोचिए, सोचो, क्या ताप को किसी दिशा की जरूरत पड़ती है? ताप, अब तवा गर्म है, तवा को हम छुएंगे तो अब वो ये तो नहीं बोलेगा कि हाँ हम इसी दिशा में गर्मी चल रहे हैं। अगर हम तवा को हम कहीं भी छुएंगे तो हम जल जाएंगे। तो क्या उसकी कोई एक निश्चित दिशा है? नहीं है ना। तो बस यही समझ लो, जैसे मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, अब चाहे हम इधर हाथ लगाएं, इधर हाथ लगाएं, या फिर इधर हाथ लगाएं या इधर हाथ लगाएं, चाहे चारों में से किसी भी कोने में हाथ लगाएंगे तो हमें टेम्परेचर प्राप्त होगा। तो अर्थात ये है कि जो हमारा ताप है उसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया वेग। अभी वेग हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वेग क्या होता है। ठीक है, संवेग, और इस संवेग, इसमें भी हम आगे भी बताएंगे कि संवेग क्या होता है। बल, बल मैं भी बता देता हूं। जैसे ये मान लो कि ये बोर्ड है, अब मैं इसमें इधर से धक्का लगा रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ, ठीक, अंदर की ओर। तो मैं इसमें अंदर की ओर धक्का लगा रहा हूँ ना, मैं, मुझे दिशा, मतलब मेरी दिशा कैसी है? अंदर की ओर है, अंदर जा रहा है ना, देखो अंदर की ओर धक्का लगा रहा हूँ, मतलब मेरी दिशा कैसी है? बोर्ड के अंदर की ओर। अब ये नहीं कि मैं धक्का इधर भी लगा रहा हूँ तो ये इधर भी धक्का लगा रहा है, ऐसा तो है नहीं। इसमें धक्का लगाऊंगा तो सिर्फ अंदर ही जाएगा ना, एक ही दिशा में रहेगा ना। तो जो हमारा बल है, बल मतलब किसी चीज को धक्का देना, बल क्या है? वह वाय कारक है जो किसी की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। जैसे मार्कर रुका हुआ है, इसमें मैं बल लगाऊंगा, इधर से बल लगाऊंगा तो अंदर जाएगा, इधर से बल लगाऊंगा तो इधर आएगा, इधर से बल लगाऊंगा उधर जाएगा, उधर से बल लगाऊंगा तो मेरी तरफ आएगा। लेकिन क्यों? इसकी अपनी दिशा है ना, दिशा में जा रहा है। कोई ये तो नहीं कि मैं उधर से बल लगा रहा हूँ तो इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, एक ही दिशा में जा रहा। तो बल एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, अब हम इसके आगे इसका उदाहरण और देखते हैं। त्वरण हो गया, त्वरण आदि इसके एग्जाम्पल है। ठीक, अब त्वरण हम आगे पढ़ने वाले हैं, त्वरण क्या है, तब मैं वहां आपको समझाऊंगा कि त्वरण क्या होता है और इसे सदिश कहते हैं। ठीक है, सदिश राशियां आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अदिश राशियां। अब सदिश हमको पता है, सदिश पता है, अब हम इसका उल्टा कर देंगे। जैसे
जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, लेकिन जो अदिश रहेगा, इसको मैं लिख के बताता हूँ, इतना नोट करना है, नोट कर लो, वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मिटाना पड़ रहा है। अदिश राशियां, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं, अदिश राशियां कैसी राशियां होती हैं? अदिश राशियां मार्कर भी नहीं खुलता, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, मतलब इनको हम सिर्फ नाप सकते हैं, बल्कि और इसमें दिशा ना होती है और ना हम बता सकते हैं अपने पास से, इनको सिर्फ नापना ही संभव है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसीलिए इन्हें अदिश राशि की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, मार्कर गिर गया था। ठीक है, हाँ, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसमें ये और ये भी जोड़ देता हूं, दिशा नहीं होती, ठीक, इसमें दिशा नहीं होती, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण मतलब जिसे हम उसको नाप सकते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो अदिश राशियां हैं इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अदिश राशि में सबसे पहले दूरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दूरी। अब कई लोग कहेंगे कि दूरी कैसी अदिश राशि है, दूरी हम किसी दिशा में चलते हैं ना, दूरी जो होती है किसी दिशा में होती है, लेकिन दूरी एक अदिश राशि है, दूरी इधर भी हो सकती है, किधर भी दूरी हो सकती है। अब मान लो ऊपर हम जा रहे हैं, दूरी तो तय कर रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई हमारी दिशा है नहीं है। अब नीचे कोई चीज ऊपर जाएगी तो हमें 8 दिशा पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसके अलावा पूरब उत्तर जो पढ़ा था हमने अभी 8, वही 8 दिशा है, लेकिन ऊपर के लिए कोई दिशा है नहीं है। लेकिन अगर हम ये मान लो मार्कर नीचे से ऊपर गया, ऊपर गया, तो यहाँ से इसकी जो मार्ग की लंबाई है, दूरी, तो उतना दूरी ये चला, तो क्या दूरी सदिश राशि हुई? नहीं, क्योंकि इसकी अपनी कोई दिशा है ही नहीं। अब जो पहला हो गया, ठीक है, दूरी। अब दूसरा हम इसके बाद पढ़ेंगे आयतन, आयतन भी एक अदिश राशि होता है। आयतन कैसे अदिश राशि है? जैसे मान लो किसी चीज का आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक, तो हम उसका आयतन जो ज्ञात करेंगे, क्या आयतन की कोई दिशा होती है? नहीं होती, वो सिर्फ परिमाण होता है खुद में, आपस अपने में। जैसे आयतन है, आयत, इसका आयतन हमें ज्ञात करना है, तो इसमें जो हमें संख्या मिलेगी वो सिर्फ संख्या ही मिलेगी ना, ना कि इसमें हमें ये पता चलेगा कि एक दिशा इसकी क्या है, दिशा नहीं पता चलेगा, सिर्फ इसमें परिमाण मिलता है हमें। तो आयतन जो होता है ये भी एक अदिश राशि होता है। इसके बाद हमें अगले नंबर पे आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसे हम भार कह सकते हैं अपनी भाषा में, जैसे ये मार्कर है, मार्कर है, मार्कर भार है, वजन है ना इसमें, तो इसको क्या हम ये बता सकते हैं कि जो इसमें भार है वो किस दिशा में? अभी नीचे ग्रेविटी इसमें लग रही है तो नीचे की ओर है, लेकिन क्या वजन का कोई अपना दिशा होता है? जैसे 1 किलो है तो उसकी क्या अपनी कोई दिशा है कि 1 किलो कहाँ है, कैसा है, किस दिशा में? नहीं है ना। तो इसी तरह द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, ठीक। अब आगे घनत्व, आदि, ये सभी राशियां अदिश राशियां होती हैं, जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व आदि, ये सभी राशियां अदिश राशियां, और ताबिश में होता है, ताप मैंने लिखा नहीं है, ताप उसके पहले लिखा था, बता दिया था कि ताप एक अदिश राशि है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अदिश राशियां और सदिश राशियां समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी क्या होती है? ये मार्कर यहां से है, मार्कर को छोड़ो,
ये एक रास्ता है, ठीक। मान लो कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये चल के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये चल के यहाँ पे आ जाता है थोड़ी देर बाद। तो यहाँ से ये पहला बिंदु यहाँ से था, यहाँ से स्टार्ट किया था इसने चलना, और चलते चलते यहाँ आ गया, ठीक। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे पहुंचा, अब इसको जाना और आगे, लेकिन ये यहाँ पे पहुंचा, तो हमने देखा कि ये यहाँ से इतना दूर चला, यहाँ से कितना चला, यहाँ से इतना, तो इसको क्या कहेंगे, इसने इतनी दूरी तय की, कहेंगे ना। तो ये जो मार्ग की लंबाई है, इसी को हम दूरी कहते हैं। ये यहां से आके यहां तक आया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे दूरी। ये यहां से स्टार्ट किया, यहां पे पहुंच गया। जैसे मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और आगे तक जाऊं, तो मेरी और वहां दोनों की स्थिति की लंबाई नाप ली जाए। जैसे मेरे पास दो मार्कर हैं, एक ही एक है, ठीक है। ये मार्कर यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से, दोनों मार्कर हैं, ये मार्कर यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां आ गया, ठीक, ये वहीं पे है। अब इसके और इसके दोनों दोनों मार्कर के बीच की लंबाई कितनी है, ये जो दोनों की डिस्टेंस है ना, दोनों की लंबाई, इसी को हम दूरी कहेंगे। जैसे ये यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे पहुंचा, तो ये जो लंबाई रहेगी, मार्कर ही नहीं चल रहा, ये जो लंबाई रहेगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी। यही हमारी दूरी होती है, ठीक है। दूरी समझ में आ गया होगा। दूरी हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर उसके मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कि उसने अपना कितना मार्ग तय किया और उसी मार्ग को हम नाप लेते हैं, वही हमारी दूरी हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ, मेरे घर से और मेरे स्कूल की जो रोड है उसकी लंबाई नाप ली जाए, जितनी लंबी वो रोड होगी उतनी दूरी मैं रोज तय करता हूँ स्कूल जाने में, ठीक। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा घर है, ठीक, और ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है, लिख देता हूं। ये घर है, ये स्कूल है, ठीक। अब यहाँ पे मेरे दोस्त का घर है, उसको भी लिख देता हूँ। अब समझना इस बात को, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है, और ये रहा मेरा स्कूल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने घर से चलता हूँ, स्कूल जाना है मुझे। अब
जा ही रहा था कि दोस्त ने कॉल कर दिया कि मुझे भी साथ में लिए चलो, आज मेरी साइकिल क्या है पंचर हो गई है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने कहा ठीक है आता हूँ। तो रोज मैं इधर से जाता था सीधे स्कूल, लेकिन आज मेरे पास साथ क्या हुआ कि यहाँ से रास्ता था इधर जाने का, फिर उसके बाद दोस्त के घर जाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ से सीधे स्कूल जाऊंगा, गया इतना। अब मेरा रोज का नियम था यहाँ से यहाँ जाने का, लेकिन अब दोस्त ने कॉल किया, बात दोस्त किया, तो फिर जाना तो पड़ेगा। तो दोस्त ने कॉल किया, उसके घर गया, मैं उसको लिया, फिर उसको स्कूल तक छोड़ा, साथ में मैं भी गया। अब समझना इस बात को, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, मैंने दूरी कितनी तय की? दूरी वही होता है ना जो जितना हम चलते हैं उसी पूरे रास्ते को नाप लिया जाए तो वो दूरी होती है। तो मान लो यहाँ से मैं यहाँ 5 मीटर चला, मारकर ही नहीं चल, यहाँ से यहाँ तक मैं 5 मीटर चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला, उसके बाद यहाँ से 7 मीटर चला, 7 मीटर यहाँ चला, उसके बाद फिर 9 मीटर यहाँ चला, 9, इसको 9 ले रहे हैं, कितना ले लें, 8 ले लेते हैं, 8 मीटर यहाँ चला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मीटर, यहाँ से फिर यहाँ दोस्त के घर 7 मीटर, और फिर यहाँ से स्कूल 8 मीटर गया, ठीक। अब समझना टोटल मेरी दूरी कितनी हुई, 5, पूरे रास्ते को नापना है, 5 मीटर ये रहा, 7 मीटर ये रहा, और 8 मीटर ये रहा, 7 5 12 8 20, टोटल में कितना चला, टोटल चला मैं 20 मीटर, टोटल दूरी मैंने कितनी तय की, 20 मीटर। अब विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन वो होगा कि मैं अपनी जिस मंजिल तक जाना चाहता हूं, जहां पे मुझे जाना है, तो घर से स्कूल जाना है, ये मेरी मंजिल है, तो घर से मैं चलना स्टार्ट करूंगा और स्कूल जाऊंगा, तो चाहे बीच में नदी आ जाए, समंदर आ जाए, पेड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, कुछ भी आ जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस स्कूल पहुंचना है। अब नदी आएगी तो नदी तैर कर जाऊंगा, पहाड़ आएगा उसको चढ़ के जाऊंगा, पेड़ आएगा उसके पेड़ को भले ही गिरा के उसके ऊपर से जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊंगा एकदम सीधे ही। ये मेरा टारगेट है कि मेरे से स्कूल एकदम सीधे जाना है, बिल्कुल भी मुड़ना नहीं है। तो वही विस्थापन होता है, जैसे यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ स्कूल जाऊं, तो ये जो कम से कम दूरी होगी, ये कम से कम दूरी होगी, क्यों कम से कम दूरी होगी, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर दोस्त को लिया, फिर स्कूल गया, तो ये तो बढ़ती गई। लेकिन मैं यहाँ से 5 मीटर ये आया और यहाँ से फिर सीधा स्कूल गया, तो इन दोनों दूरी की तुलना में ये दूरी कम होगी। मान लो कि ये दूरी मैंने मान ली 6 मीटर है, तो कितना हो गया, ये हमारा 11 मीटर हुआ ना। तो जो हम चले, इधर ज्यादा चले, दोस्त को लेने में ज्यादा चले कि इधर ज्यादा चले, तो इधर सीधा ही ज्यादा चले। अब हम सीधा ही जाएंगे तो ये हमारा विस्थापन होगा, और हम पूरा घूम के जाएंगे तो ये हमारी दूरी हो गई। जैसे एक तरीके से समझाता हूं मैं, ये हमारा प्रारंभ बिंदु है, यहाँ से एक लड़का चलना स्टार्ट करता है, ठीक, यहाँ पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है। अब ये पहले इधर गया, यहाँ गया, उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ गया। अब समझो इस बात को, यहाँ से इसकी दूरी है 5 मीटर और यहाँ से इसकी दूरी है 5 मीटर। पांच मीटर इसकी लंबाई है, 5 मीटर इसकी लंबाई है, मतलब ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, लेकिन इसको इतना चलने की क्या जरूरत है। हम कह सकते हैं ना कि भाई तू यहाँ से एकदम सीधे भी तो जा सकता था, कह सकते हैं, ये यहाँ से एकदम सीधे भी तो जा सकता था, इसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो मान लो कि कोई काम रहा उसको यहाँ पे, जो यहीं से हो सकता था, तो ये यहाँ पे गया, तो जो ये लंबाई होगी हमारी, इसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, और जो ये लंबाई होगी इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं दूरी, और ये हमारा होगा विस्थापन। अब विस्थापन की डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, समझ में आ गया होगा। विस्थापन, हम एकदम सीधे जाएंगे, मतलब हमें यहाँ से स्कूल जाना है,
अब रास्ते में पहाड़ मिले, पर्वत मिले, दीवार मिले, कुछ भी मिले, बस हमें एकदम सीधे जाना है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें सीधे जाना है। अब दीवार मिलेगी तो सीधी सी बात है टकरा जाऊंगा, लेकिन मान लो कि मेरे पास सुपर पावर आ गई, मैं एकदम आर पार जा सकता हूँ, तो मैं दीवार के आर पार चला जाऊंगा। मुझे एकदम जाना तो एकदम सीधे है, तो मैं एकदम सीधे जाऊं, स्कूल पहुंचू, बिल्कुल भी इधर उधर ना हूं। मतलब जो मेरे रास्ते की सबसे कम दूरी है उसको मैं तय करूं, मतलब मुझे सबसे कम चलना पड़े, वही विस्थापन होता है। ठीक, अब मैं विस्थापन की परिभाषा लिखता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसी भी वस्तु द्वारा चली गई कम से कम दूरी, कम से कम दूरी मतलब, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि उसके मार्ग की न्यूनतम दूरी। यहां से लिख देते हैं, चली गई उसके मार्ग की न्यूनतम दूरी। मतलब कोई भी वस्तु चली तो यहां से वो गया तो, लेकिन उसके मार्ग का जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा, विस्थापन को एकदम आसान भाषा में हम कहना चाहें तो शॉर्टकट जो होता है ना, वही विस्थापन होता है, और जो लॉन्ग कट होता है वो दूरी होता है। दूरी और विस्थापन में बस इतना फर्क है, आप समझो इस बात को। जो हमारी दूरी है, दूरी हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो अगर हम यहीं पे खड़े रहे तो हम चले ही नहीं, तो हमारा मार्ग कितना हुआ? जीरो रहेगा, तो मार्ग की लंबाई हुई ही नहीं। ठीक है, तो मतलब वो दूरी ही नहीं होगी, तो हमारी जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक होगी। अगर धनात्मक नहीं हुई तो वो दूरी ही नहीं होगी। मार्ग गिर गया, एक मिनट। हाँ, अगर वो धनात्मक नहीं हुई तो वो दूरी नहीं होगी, मतलब जो दूरी है हमारी वो हमेशा धनात्मक होगी, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी शून्य नहीं हो सकती। हमारी दूरी कभी शून्य हो ही नहीं सकती। मान लो कि कोई बिंदु यहाँ है, ये व्यक्ति यहाँ है, मतलब एक बिंदु यहाँ है, अब एक व्यक्ति यहाँ से जाता है और पुनः घूम के वापस आके यही खड़ा हो जाता है। ठीक, तो इसके मार्ग की लंबाई हो गई, लेकिन वो आ तो गया उसी जगह, लेकिन उसने मार्ग पूरा इतना किया ना, तो उसके मार्ग को हम पूरा नाप लेंगे, जो इसका मार्ग होगा वह इसकी लंबाई होगी, मतलब लंबाई के साथ साथ दूरी भी होगी। ठीक, अब दूरी जो हमारी हो, दूरी शून्य नहीं हो सकता। अब विस्थापन के बारे में, विस्थापन पढ़ रहे हैं हम, तो विस्थापन जो हमारा शून्य हो सकता है। अभी मैं दूरी, यह बात मैं दूरी के लिए बता रहा था, ये बात दूरी के लिए थी। मैं धनात्मक होगी, दूरी जो होगी हमेशा धनात्मक होगी, शून्य नहीं हो सकता, मतलब दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक, वो कुछ ना कुछ होगी। अब विस्थापन के लिए देखते हैं। विस्थापन, विस्थापन हमारा शून्य हो सकता है, ये है। फिर से वही लेता हूं, यहां से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, वापस आया, खड़ा हो गया उसी जगह, उसी जगह अपनी जगह आ गया। इसने इतना मार्ग चला तो, लेकिन वो अपनी जगह पुनः आ गया, तो अब इसकी कम से कम दूरी क्या होगी? यही एक लंबाई लंबी वाली दूरी है। अब इसकी कम से कम दूरी तो मतलब शून्य होगी ना, वही जगह वापस आ गया ना,
तो जो हमारा विस्थापन है शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। होता है, ठीक है। हमारा विस्थापन शून्य होता है। हमारा विस्थापन धनात्मक भी होता है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ठीक है। तो विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती। दूरी हमेशा कुछ ना कुछ दी हुई रहेगी, ठीक है। अब हम समझते हैं चाल के बारे में। चाल क्या होती है, इतना समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। आप समझते हैं चाल क्या होती है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अभी मैंने दूरी बताया कि किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की जो लंबाई होती है उसको हम दूरी कहते हैं। अब चाल क्या होती है, जहां से कोई वस्तु यहां गया, ठीक है, 2 मिनट में यहां से यहां गया, तो 2 मिनट में चली गई दूरी, 2 मिनट में ये कितना चला, उसको हम चाल कहेंगे। जैसे यहां से यहां आया, तो ये जैसे इसकी रफ्तार है 1 मीटर 1 किलोमीटर 1 मीटर पर सेकंड। अब ये 2 मीटर है, ठीक है। ये यहां से यहां आया, पूरा मार्ग 2 मीटर है। यहां से यहां आया, वो भी कितने, 2 मिनट मतलब 2 सेकंड में, 2 सेकंड में यहां से आया। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 सेकंड में 2 मीटर चला, कह सकते हैं। तो एकांक समय में मतलब एक निश्चित टाइम में किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की, किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसको हम चाल कहते हैं, ठीक। हाँ, अब चाल कितने प्रकार की होती है, तो चाल 2 प्रकार की होती है। एक समान चाल, एक असमान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल। जैसे कोई व्यक्ति 20 की रफ्तार से बॉल फेंकता है, बॉल क्या खुद ही आ रहा है, समझ लो। यहाँ से इसको आना है, यहाँ पे आ भी गया, यहाँ से यहाँ आता है, ठीक। अब ये एक सेम चाल से समान रफ्तार से आता है। जैसे कोई रास्ता है ना, उस पर ब्रेकर है, एकदम अच्छा रास्ता है, उस पर रुकावट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं, जैसे हमारी बाइक 20 की रफ्तार से है, तो 20 से ना हम उसको 21 होने दें और ना उसको हम 19 होने दें, ना मतलब 1 पॉइंट भी बढ़ने दें और ना 1 पॉइंट भी घटने दें। जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसी रफ्तार से हम चलते रहें, तो उसी को हम एक समान चाल कहेंगे। मतलब कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अभी मैं 20 की रफ्तार पे चल रहा हूं, तो इसी रफ्तार से मैं चलता चला जाऊं और आगे कम ज्यादा स्पीड करूं ही ना। मतलब जब रोड पे ब्रेकर वगैरह नहीं होगा तो मैं समान रफ्तार से जा सकता हूँ। तो वही रफ्तार को पकड़े रहना, कम ज्यादा नहीं होने देना, तो उसी को हम कहेंगे एक समान चाल। अब असमान चाल, इसी का विपरीत, अलग अलग रफ्तार से चलना। जैसे कि यहाँ से जा रहा था, इसको यहाँ पे एक पहाड़ी मिली, तो ये 20 की रफ्तार से यहाँ से जाएगा, ठीक। मान लो 20 की रफ्तार से जाएगा, लेकिन ये जा तो वैसे भी 20 की रफ्तार से पाएगा नहीं, पैदल है। मान फिजिक्स हम लोग मान लेते हैं, तो ये 20 की रफ्तार से जा रहा है। अब यहाँ पे इसको ये ऊंचाई मिली, तो यहाँ पे इसको जहां पे कुछ धीरे होना पड़ेगा। यहाँ हो गया ये 18, उसके बाद फिर यहाँ से ये 19 हुआ और फिर यहाँ 20 हो गया, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पे 20 की रफ्तार से जा रहा था, ऊंचाई पड़ने से 18 हो गया इसका रफ्तार, फिर यहाँ पे 19 हो गई। मतलब जब ऊंचाई खत्म हो गई तो फिर से रफ्तार पकड़ेगा,
19 हो गई, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 20 हो गई। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 18 हुआ, यहाँ पे 19 हुआ, मतलब कम ज्यादा हुआ ना। यही जो कम ज्यादा है यही असमान चाल को दर्शाता है। यहाँ पे असमान चाल इसका हो जाएगा। असमान चाल, असमान चाल मतलब 20 की रफ्तार से आ रहा था, यहाँ पे धीरा हो गया, फिर उसके बाद अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश की और 20 तक अपनी जगह पहुंच गया, लेकिन धीरे हुआ ना। यही जो धीरे हुआ यही असमान चाल को दर्शाता है। अब ये मान लो यहाँ हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, मान लो, मान लो ये प्लेन है, ठीक, मान लो ये प्लेन है, यहाँ से उड़ रहा है। अब यहाँ पे ये ब्रेकर है बना हुआ है, अब ये 60 की रफ्तार से यहाँ से आ रहा है। इस ब्रेकर का इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ पे पहुंचना है तो ये आगे भी 60 की रफ्तार से ही चल जाएगा ना। इसने पूरे रास्ते में कितनी रफ्तार पकड़ी थी? 60। तो ये जो 60 की रफ्तार से पूरे रास्ते में चला, इसको हम क्या कहेंगे? एक समान चाल। ये होगी हमारी असमान चाल, ये होगी हमारी एक समान चाल। इसमें हमारी रफ्तार कम ज्यादा हुई, लेकिन जो इसमें है उसमें 60 थी, 60 है और 60 ही आगे रही। लेकिन इसमें 20 थी, 18 हो गई, फिर 19 होते होते 20 है इस प्रेजेंट टाइम में। तो इसमें कम ज्यादा हुई, इसमें नहीं हुई। आई होप समझ में आ गया होगा इसका। जिसमें कम ज्यादा हो वो असमान, जिसमें एक ही रफ्तार पकड़ के हम चलते रहे वो एक समान चाल। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं वेग। तो वेग क्या होता है? तो वेग विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। एक कमाल की बात बताऊं, जैसे मान लो कोई गति हो गया, नहीं, जैसे दूरी हो गई, ये एक तरीका है अच्छे से याद करने का। ये किससे रिलेटेड है? चाल से। वेग हो गया, देखो, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और चली गई जो दूरी होगी एकांक समय में एक निश्चित टाइम में, उसको हम चाल कहेंगे। विस्थापन में परिवर्तन, अगर इसमें परिवर्तन मतलब जिस स्थिति में है उस स्थिति से दूसरी स्थिति में जाएगा तो विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाएगा। ठीक है, अब वेग, इसके आगे देखो, जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, और देखो, न्यूनतम दूरी को विस्थापन, और विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाएगा, और वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाएगा। परिवर्तन क्या होता है? जैसे इसका फॉर्मूला भी यही से निकलेगा। जैसे परिवर्तन क्या होता है, ये यहाँ से है, यहाँ से ये यहाँ आ गया, अपनी स्थिति में परिवर्तित हुआ ना। पहले ये इस जगह में था, अब इस जगह में आ गया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन एक प्रकार से दूरी होती है लेकिन वो न्यूनतम दूरी होती है। ये अधिकतम दूरी होती है, मार्ग की पूरी लंबाई होती है, मार्ग की लंबाई है। ये मार्ग की लंबाई होती है और ये न्यूनतम दूरी होती है, इसको हम न्यूनतम दूरी बोलते हैं। विस्थापन एक तरीके से न्यूनतम दूरी कह सकते हैं क्योंकि ये न्यूनतम दूरी होता ही है, और ये मार्ग की लंबाई, पूरी अधिकतम लंबाई, जितनी जितना भी हम चलेंगे पूरे मार्ग की लंबाई। तो किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं।
दूरी में एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग क्या होता है? जैसे कोई वस्तु 40 की रफ्तार से जा रही है तो इसका हम कह सकते हैं कि जो इसका वेग होगा, वेग मतलब इसकी स्पीड, स्पीड कितनी है, इसकी रफ्तार कितनी है, 40 है ना, तो जो ये 40 है यही हमारा वेग होगा। वेग को हम v से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी v से स्टार्ट होता है इसलिए इसका नाम v से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 40 जो होगी, इसकी रफ्तार 40 है, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि 40 चाल भी तो हो सकता है कि हाँ उसकी चाल 40 किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि जो चाल होगी वो एक अदिश राशि है। अगर किसी निश्चित दिशा में जाएंगे तो ये एक, इसमें हम वेग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब त्वरण, त्वरण मतलब जैसे गाड़ी में एक तरह से हम कह सकते हैं गाड़ी में गियर लगाना, जो गियर लगाते हैं कम ज्यादा उसको करने के लिए, तो त्वरण एक प्रकार का गियर होता है जो उसमें रफ्तार में परिवर्तन, त्वरण ही वेग में परिवर्तन करता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अब जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा जब तक त्वरण नहीं होगा। अब वेग में परिवर्तन, जैसे पहले 40 की रफ्तार से था, अब आगे जाके 80 की रफ्तार पकड़ ली उसने, और उसके बाद और इसको जल्दी थी तो 90 की रफ्तार पकड़ लिया, लगातार ये बदलता जा रहा है, तो यही परिवर्तन त्वरण कहलाएगा। त्वरण के कारण ही परिवर्तन होगा, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो ये वेग त्वरण ही नहीं होगा, और जब परिवर्तन होगा तो त्वरण ही, ये फिर त्वरण हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक बात और, अगर आप ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं, हमारी क्लास आपको समझ में आती है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी साइंस को एकदम आसान तरीके से समझ पाए। धन्यवाद।